अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगले दिन, बीबी जान आज उसे मीठे की रस्म करवा लें। शहरबानो ने कहा, इतनी जल्दी क्या है बहू? बीबी जान ने रसानियों से कहा, क्यों? हमें तो अगले दिन काम पर लगा दिया था मीठा बनवा कर। शहरबानो ने अपना वक्त याद दिलाया। वो वक्त अलग था, अब वक्त बदल गया है बहू। जरीना भी तो अगले दिन किचन में आ गई थी, शहरबानो ने कहा। जरीना और परी खामोशी से दोनों की बातें सुन रहे थे। बीबी जहाँ जानती थी अब वो अपनी बात से हटेगी नहीं, इसीलिए हार मानकर उनने परी से कहा, परी बेटा, मीठे में तुम क्या बनाओगे? उनके पूछने पर परी ने खुशी से कहा, मैं मीठे में चाय बना दूंगी बीबी जान। उसका इतने मजे से कहने पर सब हैरत से उसे देखने लगे। हाँ हाँ हाँ, मीठे में चाय? शहरबानो ने तंजिया कहा। मीठे में चाय? शहरबानो ने हैरत से कहा। वैसे हैरान तो बीबी जान और जरीना भी हुए थे। हाँ, चाय भी तो मीठी होती है ना, मीठे में चाय बना सकते हैं ना बीबी जान? परी ने अपनी मासूमियत में बीबी जान से पूछा और बीबी जान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सच। तो फिर मैं आज शाम में बना लूँ चाय? जरीना तो हैरत की इंतहा में आ गई थी। इतना भी भला कोई मासूम हो सकता है? शहरबानो ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही बीबी जान ने कहा, जरीना बेटा, तुम साथ में पकौड़े और सूजी का हलवा बना लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं बना लूंगी बीबी जान। जरीना और बीबी जान ने अपनी हंसी जब्त की हुई थी और जरीना ने बीबी जान के मशवरे पर यकीन की मोहर लगा दी। शहरबानो तो चाह कर भी कुछ ना कह पाई। सवेरा ने परी से आकर कहा, उसे दराब भाई बुला रहे हैं तो उठकर चली गई बीबी जान से इजाजत लेकर। उसके जाते ही शहरबानो ने कहा, हाँ, आपने उसे सर पर चढ़ा लेना इस परी को। सारी फिक्रें और सारा प्यार तो उसके लिए, बाकी मेरी बहू जरीना के लिए तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी भी उससे ही ज्यादा काम आपने सौंपा है। शहरबानो तो अच्छी हाथी ताप थी किस तरह से जरीना और बीबी जान ने परी को सर पर बिठाया हुआ था। वैसे परी भी तुम्हारी बहू है शहरबानो बहू? उसका शोहर मुझे अपनी माँ माने तो मैं अब मानूं कि परी मेरी बहू है। बहुत कोशिश करके देख ली मैंने, दाराब अगर मुझे माँ मानने को तैयार नहीं है तो मैं भी उसकी माँ बनना नहीं चाहती। जरीना कभी अपनी सास के सामने कुछ बोलती नहीं थी, पर हमेशा बात बीबी जान की मानती थी। बीबी जान जरीना को हमेशा लाड उठाते थे। मुकद्दस के दिल में कितने अरमान थे अपने ससुराल लाने के और अपना घर बसाना चाहती थी। उसे नहीं पता था उसके साथ जिंदगी क्या खेल खेलने वाली है। सारे अरमानों पर किस तरह से पानी फिर जाता है अब उसे शायद पता चलना था। गाड़ी हवेली के सामने रुक चुकी थी और वह सन्नी के साथ उतर कर अंदर आ गई थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी उसकी। वो कुछ परेशान भी थी, खुश भी थी। समझ नहीं आता किस चीज ने उसके दिल को परेशान किया हुआ है। लंबी राहदारी से गुजर कर वह अंदर आ चुके थे। वही रुको मेरोज हाँ ने अंदर आ रहे हैं। किस लिए अंदर आ रहे हो? सरदार मेराज खान ने कहा। बाबा जान, मेरी बीवी है, शहर से निकाह कर लाया हूँ। उनके गुस्सीले लहजे ने उसे डरा दिया था। उसकी जगह नहीं है इस घर में, शहरी बीवी है, शहर तक इसको रखो, हवेली में उसकी गुंजाइश नहीं है। मुकद्दस उनके दो टोक अंतापा बुखला गए थे। उस एक शख्स के सामने शायद किसी की नहीं चलती, इसलिए बाकी सब खामोश थे। किसी में भी कुछ बोलने की हिम्मत ना थी। बाबा जान, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। माफी नहीं है तुम्हारे लिए, जानते हो यहाँ के रवाज, फिर भी तुमने ये किया। बाबा जान, इतनी रात हो गई, अब हम वापस कैसे जाएंगे? ये तुम्हें आने से पहले सोचना चाहिए था। मेहरोज बहू, पीछे मुलाजिम के बने हुए कमरे हैं, किसी कमरे की चाबी दो और हाँ, एक रात गुजार लेंगे, कल यहाँ से चले जाएंगे दोनों। मुकद्दस हैरत से सब कुछ देख रही थी। जितना आसान लगता था इतना आसान ना था। मुश्किलें तो लगता है अब बढ़ने वाली थी। मेहरोज खान जाकर अपने बाग कदमों में बैठ गया था और कहा, ठीक है बाबा जान, जैसा आपका फैसला, बस एक रियायत कर दें कि मेरी बीवी मां बनने वाली है, इस हवेली में रहने दे कि मुलाजमों के कमरे में रहने के लिए तैयार हो। उसकी इल्तजा की बात पर सब हैरान रह गए थे। ठीक है, इस वक्त तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, इस बारे में कल सुबह बात होगी। अपना फैसला बदल दिया उन्होंने। सनी ने खुश होकर अपनी बीवी की तरफ देखा। बड़ी क्या बात है, आज बहुत खुश हो? दराब ने पूछा। उसके चेहरे की निराली थी। वो सोने की चूड़ियां पहन रही थी और दराब उसको देखकर सोच रहा था, जानते हो, कम उम्र में कुछ भी सिखाता हो वो इंसान जल्दी सीख जाता है। कम उम्र में इंसान कच्ची मट्टी मानद होता है, जिस शक्ल में डालोगे डल जाएगा। उसे परी को देखकर अपनी माँ के कहे हुए लफ्ज याद आए थे। हाँ, आज मीठे की रस्म है, सब आएंगे, मजा आएगा। अच्छा, उसने कहा। हाँ। मुझसे गौर से देखना शुरू हो गया था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगे थे। लाल रंग का जोड़ा, उस पर गोल्डन काम, उसको देखकर ऐसे महसूस हो रहा था दूध पर गुलाब सा गुमान। वो मजे से इतना भारी सवर पहन रहे थे।
کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی اتنا بھاری زیور پہننے میں؟ ہوتی ہے، عادت جو نہیں ہے، اس نے بیچارے پن سے کہا۔ پھر کیوں پہنتے ہو اتنا زیور؟ بی بی جان کہتی ہیں کہ شوہر کے لیے ہر وقت بیوی تیار ہے تاکہ اس کی نظر میں رہے۔ اچھا تو تم میرے لیے پہنتی ہو؟ اس نے سادگی سے کہا۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے تم میری نظر میں رہو گے؟ دراب نے اسے نظر کے حساب میں لے کر پوچھا۔ ہاں میں خوبصورت جو ہوں، اس نے اتراتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا ہے تم سے؟ میں نے تو نہیں کہا کبھی، دراب نے آنکھیں سکھا کر کہا، جیسے جتلانا چاہ رہا کہ اس نے کبھی ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو۔ ہاں آپ نے نہیں کہا، آپ کی آنکھیں تو بتاتی ہیں، اس نے مزے سے کہا۔ دراب کو اس کے بات کی امید نہ تھی، وہ مان گیا تھا کہ لڑکی کی عمر چاہے کچھ بھی ہو، اس معاملے میں اس کی حسیں تیز ہوتی ہیں۔ وہ تو فضول میں سے بچی سمجھ رہا تھا، یہ تو کافی سمجھدار ہے۔ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا، وہ دن بدن اسے حیران کیے جا رہی تھی۔ وہ جتنا اسے بھاگتا جا رہا تھا وہ اسے اس رشتے میں جکڑتی جا رہی تھی۔ جانے دراب کے دل میں کیا آیا کہ اس کی کمر سے پکڑ کر وہ اسے اپنے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں یہاں پر؟ پری نے حیرت سے کہا۔ اس نے بغیر جواب دیے زیور پہنانے لگا۔ میری نظر میں رہنے کے لیے تو اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، کرو گی پھر؟ ہاں کروں گی، سوچ لو۔ سوچ لیا، اس نے دھیمی لہجے میں کہا تھا۔ نظر جھکی ہوئی تھی اس کی، وہ شرم سے لال ہو رہی تھی، اس کا چہرہ گلابی ہونے لگا تھا۔ دراب جھک کر کوئی شرارت کر لیتا، دروازہ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ کون؟ دراب نے پوچھا۔ ملازم نے تھوڑا دروازہ کھول کر کہا، نیچے بلا رہی ہیں پری بی بی کو بی بی جان۔ پری کو ڈریسنگ ٹیبل سے اتار کر دراب نے وہ سینڈل پہن کر سر پر دوپٹہ رکھ کر باہر نکلے۔ دراب نے تیار ہونا تھا اس لیے واش روم میں چلا گیا۔ پری اور زرینہ کچن میں مصروف تھی۔ پری کے ہر انداز میں خوشی کی جھلک تھی، وہ میٹھا بنانا سیکھ بھی رہی تھی۔ پری نے صرف چائے خود بنائی تھی، زرینہ نے اس پر کچھ بھی نہیں جتلایا، نہ ہی بی بی جان نے۔ سب مرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی پھپھو دراب کی، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، کچھ گاؤں کی عورتیں بھی موجود تھی۔ پری اور زرینہ نے ٹیبل سجا دی، سوجی کا حلوہ، پکوڑے اور چائے رکھے، فروٹ بھی رکھا ہوا تھا ٹیبل پر۔ سب سے پہلے آغا جی نے لیا، دراب اور پری کے انداز نے خوش کر دیا تھا، وہ بالکل حویلی کی بہو ہی لگتے تھے۔ اس کی معصومیت اپنی جگہ پر سمجھداری تھی، اس ماحول میں رنگ کر یہیں کی لگی اسے۔ سب کو معصوم اور خوبصورت پری اچھی لگ رہی تھی، اس کے چہرے کی ہنسی پانی کے جھرنے جیسی لگی دراب کو۔ اس نے دل سے دعا کی کہ یوں ہی برقرار ہے۔ سب سے تحفے دیے اسے سوائے آغا جی نے۔ شہبان نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، پر سب پری کے معصوم انداز پر خوش تھے۔ پھوپھو نے کہا، دراب کو تو ایسی لڑکی ہی ملنی چاہیے جو اسے زندگی کے خوبصورت رنگوں سے روشناس کروا سکے۔ پری میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ وہ خوش تھی اپنے بھتیجے کے لیے جو کم مسکراتا تھا۔ دراب جو اسے اپنے نظر کے حساب میں رکھا ہوا تھا، ایک دم نظر کا زاویہ بدلا، پر اس کی نظر کا بدلنا سب محسوس کر رہے تھے۔ آغا جی اٹھنے لگے تو دراب نے کہا، آپ کچھ نہیں دیں گے اپنی بہو کو؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم دونوں ساتھ رہیں گے، یہی دعا دے دیں۔ اسی وقت دراب نے پری کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نے سر جھکا لیا تھا آغا جی کے سامنے۔ کوئی شگن نہ سہی، دعا ہی دے دیں۔ آغا جی نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور اٹھ کر چلے گئے۔ دراب ان کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور جو وہ بابر کروانا چاہ رہا تھا وہ اچھی طرح سے انہیں کروا چکا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، ایک مہینے سے زیادہ۔ اس بیچ 2 دفعہ دراب شہر گیا تھا، پری کو لے جانا چاہ پر آغا جی نے اجازت نہ دی۔ وہ زیادہ دن ٹھہر نہ سکا شہر، کیونکہ اسے پری کی فکر رہتی۔ پری معصوم تھی تو وہ دکھاوے کو حقیقت نہ سمجھ لے، اس ڈر سے وہ اکیلا اسے چھوڑنے سے ڈرتا تھا۔ وہ اپنے اندیشات اسے نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ اس کی عمر نہ تھی سمجھنے کی، اور وہ اسے کسی ایسی چیز سے روشناس نہ کروانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت کے ساتھ دیکھے خدا۔ آج 3 دن بعد دراب آ رہا تھا شہر سے۔ بی بی جان اس کا چہکنا محسوس کر دی، زرینہ اس کے ساتھ مل کر کام کروا تھی۔ اب بس کچھ سبزیاں بنا لیتی ہوں پری، روٹیاں اس سے نہ بنتی تھی اور زرینہ اس کا خیال کرتی ہوئی اس سے نہ بنواتی۔ ابھی روٹیاں بنا کر زرینہ فارغ ہوئی تھی، اسے چکر آنے لگے۔ پری نے پریشانی میں چیخ کر سر پر اٹھا لی تھی حویلی کو۔ شہر بانو جلدی سے آئی اور کہا، تم تو پہلے چپ کر جو لڑکی۔ تب پری چپ ہوئی تھی اور پھر اسے سہارا دے کر ملازمہ اور پری کمرے میں لے کر گئی تھی۔ شہبانو نے ملازمہ سے کہا کہ ڈاکٹرانی کو بلوایا، اور پھر ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے خبر دی، جس سے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بچے کی خوشی کا اس کا کو کب سے انتظار تھا۔ صدر کے بعد اب یہ خوشی تھی۔ بی بی جان نے بہت ہی صدقہ اور خیرات کیے۔ ہائے، اب بیبی آئے گا گھر میں، جلدی بتائیں کب آئے گا؟ پری نے چیک کر زرینہ سے کہا تھا۔ ہاں آئے گا، پر ابھی ٹائم ہے، زرینہ نے کہا۔ بی بی جان اس کے چہکنے پر مسکرائے جا رہی تھی۔ کتنا ٹائم ہے؟ مجھے کھیلنا ہے،
बेबी कैसे होता है? परी स्वाब बहुत पूछने लगे थे। जरीना को इसके जवाब देते हुए हमेशा मजा आता था। शादी के बाद होता है परी। तो मुझे कब होगा? तो मुझे अपना बेबी चाहिए, उसने जल्दी से कहा। जरीना को हंसी आ रही थी और बीबी जान ने देखा उसका चेहरा खुशी से भरपूर था। फिर कैसे पता चलेगा पेट में बेबी आ गया है? उसकी फिक्रें भड़कने लगी थी। उल्टियां होंगी, चक्कर आएंगे, फिर बेबी होगा। एला, मुझे जल्दी उल्टियां हो, चक्कर आए, फिर मेरा भी बेबी आएगा। परी ने दवाइयां अंदाज में हाथ उठाकर कहा। तो बीबी जान ने जल्दी से कहा, जरीना तुम तो चुप करो, ऐसी फजूल बातें उससे मत करो, अभी बच्ची है। जरीना ने मुस्कुराकर कहा, आइंदा ख्याल करूंगी, माफ कर दे बीबी जान। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूध बनवा कर लाती हूँ। ठीक है, बीबी जान जाने लगी और जरीना ने परी से कहा, तुम क्या सोचने बैठी भाभी? फिर बच्चा आएगा कहाँ से? मैं ये सोच रही हूँ। उसने अपनी कंफ्यूजन बताई और जरीना सोचने लगी अब उसे क्या बताया। वो सोचने के बाद उसने कहा, जानती हो, एक फरिश्ता आता है जो खिड़की से माँ के पास बच्चा रख कर चला जाता है। भाभी, फिर आप इस फरिश्ते से कहना कि मेरे लिए भी एक बच्चा दे दे और मेरे पास कमरे में चौका चला जाए, मैं भी अपने कमरे की खिड़की खोल के रखूंगे। आप कहेंगे ना फरिश्ते से? उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी यकीन अंदाज में उसे यकीन दहानी ले रहे थे। जरीना का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले उसकी मासूमियत पर। जरीना की प्रेगनेंसी की खबर ने घर में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। परी हर वक्त उसका ख्याल रखती। अभी भी वो चाय देने गई तो जरीना ने पीने से इनकार कर दिया था, तो वो वापस लेकर जाने लगे। बाहर निकलते उसकी नजर आगा जी पर ना पड़ी। टकराने की वजह से चाय आगा जी को लगे। उनको शदीद गुस्सा आ गया। उन्होंने बगैर सोचे उसे थप्पड़ लगा दिए। आंधी हो लड़की, देखकर नहीं चल सकती, उन्होंने गुस्से से कहा। परी उनके थप्पड़ की वजह से गिरने लगी थी तो दावा ने उसे थाम लिया। अनजाने लम्ब से वो डर गई थी। मुझे हाथ ना लगाओ, मैंने कुछ नहीं किया। वो चेहरा छुपाकर रोने लगे। आगा जी एक नजर उसको देखकर चले गए और दावर हैरत और दुख से देखने लगा था। दावर ने दोबारा उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। इसी वक्त उसके रोने पर ताराब उस तरफ पड़ा था। आवाज सुनकर जल्दी आ गया। वो एक ही बात कही जा रही थी, मुझे हाथ ना लगाना, और रोए जा रहे थे। दावर परेशान करा उसका रिएक्शन देख रहा था। धराब ने उसको पुकारा, परी क्या हुआ? उसने चेहरे से हाथ उठाकर देखा और खड़ी हुई। उसने हाथ बढ़ाया तो उसके गले लगकर रोना शुरू हो गए थे। मैंने कुछ नहीं किया। दावर वहां से खामोशी से चला गया था। धराब की नजरें दावर को जाता हुआ देखती रही थी। वो उसे खुद से लगाए हुए कमरे में ले आया। वो रोए जा रही थी और दावर ने पानी बढ़ाया। पानी लो। पानी पीकर वो दोबारा रोना शुरू हो गए थे। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर धराब ने पूछा, किसने मारा था? पर आगा जी ने। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया चाय, मेरा भी पाँव जला है। वो जोरों शोर से रोए जा रही थी और दारा अपना गुस्सा जब्त करता रहा था। उसका गाल सहलाता रहा और मरहम लगाया उसके पाँव पर। परी चुप हो जाओ प्लीज। वो मसाज से रो रही थी। उसके आंसू साफ करने लगा था तो उसकी हिचकियां बांधने लगी। मुझे अम्मी के पास जाना है, आप ही से मिलना है। हाँ तो ले जाऊंगा ना, अभी तो चुप कर जाओ यार। कब? जल्द। उसके गले लग गए थी और वो हैरत सदा कर गए थे। आगा जी, आपने उस पर हाथ क्यों उठाया? उसे चुप करवाकर सीधा आगा जी के पास आया था। तुम्हें पता होना चाहिए उसने मेरे ऊपर चाय गिराई। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने जानबूझकर तो नहीं गिराई थी ना चाय, इत्तेफाक से गिरी थी। वो मेरी बीवी है और औरत पर हाथ उठाना आपस सूट नहीं करता आगा जी। अब तुम मुझे सिखाओगे? आगा जी को हैरान कर रहा था वो अपने हर अंदाज से। नहीं, अब आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ आपसे शहर जाएगी। अब यहाँ अकेला उसे आपके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। तुम यहाँ की रवायत तोड़ के इस मामूली लड़की के लिए? आगा जी ने गुस्से से कहा। उन्हें अफसोस था अपने इस फैसले पर। यह मामूली लड़की मेरी बीवी है जिसे मैं निकाह में आपने अपनी मर्जी से दिया है, तो छोड़ जाओ उसे यहाँ। तुम चले जाओ बाहर मुल्क, जैसे पहले तुमने सोचा था, जो हमारे बीच पहले से फैसला हुआ था। आगा जी बात ने उसे तकलीफ दी थी, फिर भी वह सब ताकत सुन रहा था। मुझे अफसोस हो रहा है, आपने अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया। अगर आपको चाची से नफरत है तो आप क्यों भूल जाते हैं कि ये आपका खून है, आपके अपने बेटे की औलाद। तुम अपनी बकवास बंद करो। हमारी होती यहाँ रहती है, ना कि छुप छुपा कर भाग जाती है। बहरहाल आपकी मर्जी, पर आपके किसी खेल का मैं हिस्सेदार नहीं हूँ। मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है जो मैं निभाऊंगा। बस करो। इस तरह बात करते हुए बड़ों से ये तमीज सिखाई है हमने। माहिर खान ने अचानक आगा कहा था। बाबा जान, आप कुछ ही ना ही बोलें तो अच्छा रहेगा। आगा जी ने मेरी बीवी पर हाथ उठाया और आप पर आपने तो अपनी बीवी को, वो जुमला अधूरा छोड़कर चला गया था। लंबे डाक पड़ता हुआ पीछे आगा जी उसके अधूरे लफ्जों का मतलब सोचने लगे।
وہ आगा जी के कमरे से निकल रहा था। उसने बाहर से आते सुवीरा को देखा। तुम कहाँ से आ रही हो? वो घबरा गई थी। अचानक उसे सामने देखा। वो बाई वो बाई जी सहेली से मिलने गई थी। किसके साथ? अकेली गई थी। आइंदा कहीं जाना हो तो किसी के साथ जाना, घर के मर्द के साथ या फिर एक मुलाजमा को साथ लेकर जाना। अकेले जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। जी बाई। वो धराब के जाती उसने लंबी सांस खींची। शुक्र है जान बची। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। वो कमरे में आया तो पड़ी गैर मौजूद थी। अभी तो यही थी। वॉशरूम देखा, वहां भी ना थी। तो बाहर निकल आया। ना बीबी के पास थी और ना ही जरीना के पास। मुलाजमा से पूछने में पता चला कि हवेली के पिछले हिस्से जाते हुए देखा है। वह हैरान हुआ था। वहां क्या करने गई है? उसे ढूंढता वहां पर पहुंचा। बिल्ली के बच्चे के पास बैठी थी। उसे मरहम लगाते हुए कह रही थी, आज तुम्हें भी चोट लगी मानो और मुझे भी। देखो मुझे भी मरहम रखा है उन्होंने, अब मैं तुम्हें मरहम रख रही हूँ। उसे मरहम लगा चुकी थी तो अब उसके सामने दूध रखते हुए कहा, चलो अब दूध पियो, कुछ ताकत मिलेगी। अपनी अम्मी से दूर मत जाना मेरी तरह, वरना बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती है। बिल्ली तो दूध पी रही थी। उसे मोहब्बत से देख रही थी और दरा उसे देखे जा रहा था। तब तक शायद बड़ी बिल्ली आ गई थी जो शायद इस बिल्ली के बच्चे की माँ हो। दरा को यही लगा। वो भी आकर साथ में दूध पीने लगी। शायद कई दिन से वहां पर आती हुई इसे मानूस है इससे। उसने सोचा अपने बच्चे को अकेला न छोड़ा करो, फिर उसे ऐसी चोटें लगती हैं। वो दोनों को प्यार करते हुए कहा था। वो शायद कहीं ना कहीं अपने दर्द भी बता रही थी। अपनी माँ को कितना याद करती है। उसकी बातों से दराब को अंदाजा हो रहा था। उसे मुड़कर देखा। दराब करा था ये किसी की नजर की तपश का असर था जो उसने मुड़कर देखा। वो अपने गंदे मैले हाथों से उसका हाथ पकड़ा और उसे बिल्ली और उसके बच्चे के पास लाई। वो जो इंतहा का सफाई पसंद मशहूर था उसे रोक ना सका। इनसे मिलिए, ये मानो और ये मियाऊं। मानो मियाऊं का बेबी है। अच्छा हाँ, वो दोनों प्यारे हैं ना? उसने इश्तियाक से पूछा। हाँ, अब अंदर चले, दराब ने कहा। दराब ज्यादातर खड़ा न रह सकता था यहाँ और उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए चलने को कहा। हाँ चलते हैं। वो दोनों अंदर की तरफ मुड़ गए। सनी, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मुकद्दस ने कहा। क्यों? अभी इश्क और इम्तिहान बाकी है मेरी जान। आए हम अपनी मर्जी से हैं, जाएंगे बाबा जान की मर्जी से। सनी ने कांध उचका कहा। क्यों? ये तो कल सुबह ही फैसला होगा, तुम आराम करो। वैसे भी ससुराल का तुम्हें शौक था ना, अब रह कर मजा लो। उसे लग्जरी कमरे में बेड पर लेटी हुई थी, अब अंदर से परेशान थी। कुछ देर बाद उसने कहा, सनी जाग रहे हैं? हाँ कहो। घर में कूं कूं है, बाबा जान और अम्मी जान है, भाई भाभी, एक भतीजा बहन है जिसका निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है। उसने बात जारी रखते हुए कहा। पर जानती हो तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आएगा? किसके साथ? मेहरू बाबे के साथ। उनकी बातें बहुत जबरदस्त होती हैं, बात करके लगेगा ही नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा हाँ, उनसे दोस्ती रखना तुम, सनी ने कहा। ठीक है। वो सब की बातें करती हुई सो गई थी और सनी उसके मासूम चेहरे को देखकर जाने क्या क्या सोचता रहा। जल्दी फ्रेश होकर कपड़े बदलो, दाराब ने कमरे में आकर कहा। वह खुद हाथ धोकर आ गया था। वह फ्रेश होने चलेगी। वापस आए तो वह लैपटॉप खोलकर बैठा था। शीशे के सामने खड़ी को दाराब ने बगैर नजर उठाए हुए कहा, अब पढ़ाई करो। जी? मैथ्स आप पढ़ाएंगे? परी ने कहा। 1 महीने के बाद पेपर है, तैयारी हो जाएगी ना? उसने लैपटॉप यूज करते हुए कहा था। मुश्किल है। क्यों? मुझे आप ही और अम्मी पढ़ाते थे। आप ही नहीं इतना टाइम देते मुझे। काफी दिन हो गए थे उसे किताबें लाए हुए, वही कहता तो पढ़ती वरना हाथ भी ना लगाती। हाँ ये तो है, यहाँ पर कोई टीचर रख भी नहीं सकता, हवेली में मना है। मैं टीचर से नहीं पढ़ूंगी, गंदे होते हैं। वो अपनी धुन में कहती जुबान दांतों में दबा ली थी और बात बदल कर कहने लगे, बस आप मुझे पढ़ा दें। ठीक है। दाराब गौर से उसका चेहरा देखने लगा जो उसने नजर चुराने लगी थी। मैं दावर से कह दूंगा कि तुम्हें आकर कमरे में पढ़ा लिया करेगा। उसने उसके चेहरे को पगोर देते हुए कहा था। नहीं, मैं खुद पढ़ लूंगी या आपसे पढ़ लूंगी, उसने घबराते हुए कहा। मुकद्दस नींद से बेदार हो गई थी। उसे भूख से शदीद बुरा हाल था। सनी सोया हुआ था और उठ नहीं रहा था। प्लीज उठे। मुकद्दस की काफी कोशिश के बाद भी वो न उठा तो खुद ही बाहर निकल आए। अभी सुबह के 8 बजे थे। खुद ही चलती जा रही थी, इतनी बड़ी हवेली। वो हैरान हुए थे। मुलाजमा को रोक उसने किचन का पूछा। वो उसे किचन दिखाकर वापस चले गए थे। वो किचन में आई, वहां पर खड़ी औरत को वो पहचान गए थे। रात उसे बाबा जान ने मेहरू कहा था। मेहरू भाभी, अरे तुम यहाँ, कुछ चाहिए? उसने खुशगवारी से कहा। भूख लग गया, कुछ मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं। क्या खाओगी? चाय पराठा बना दूं या अंडा पराठा?
اس کے پوچھنے پر اس نے اپنی فرمائش کہی، بھابھی چائے کے ساتھ انڈا پراٹھا۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں بنا دیتی ہوں، اس نے پیار سے کہا تھا۔ اس نے کچن دیکھا، بہت ہی خوبصورت بنا تھا، شہری سٹائل کا کچن، بڑے کمرے جتنا بنا ہوا تھا، تندور بھی بنا ہوا تھا، چھوٹی ڈائننگ ٹیبل، 4 کرسیاں تھی ساتھ، کچن کے 2 دروازے تھے۔ اس نے ستائشی انداز میں کچن کا معائنہ کیا تھا۔ سوری، میں نے کہا ہی نہیں بھابھی، میں آپ کی ہیلپ کر دوں، جلدی سے مقدس نے کہا۔ ارے نہیں، 2 منٹ میں سب تیار ہو جائے گا، دیکھو سب ہونے والا ہے۔ واقعی جیسا سنا تھا ویسے پایا آپ کو مہرو بھابھی، مقدس نے دل سے کہا۔ کیا مطلب؟ سنی نے، میرا مطلب ہے کہ مہروز آپ کی بہت ہی تعریف کرتے ہیں، آپ قابل ہے نا؟ اس نے دل سے کہا۔ اس کا چہرہ حسین نہیں پرنور تھا۔ شکریہ۔ اب مقدس اسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور باتیں کرنے لگی۔ اب وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اسی وقت سیرش نے کچن میں قدم رکھا تھا اور کڑی نظر دونوں کو دیکھا۔ مہرو نے گھبرا کر کہا، سیرش آپا؟ اسے بھوک لگی تھی، کھانا دے رہے تھے۔ جاؤ لڑکی، اس وقت یہاں سے، جب تک آغا جی تمہارا فیصلہ نہیں کرتے تب تک تمہیں کچھ بھی یہاں پر نہیں ملے گا، جاؤ یہاں سے، سیرش نے غصے سے کہا اور مقدس گھبرا گئی۔ سنائی نہیں دیتا؟ بہری ہو گئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، جب تک آغا جی فیصلہ نہیں کرتے تمہارا، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، نکلو یہاں سے۔ سیرش کے لہجے میں اس کے لیے انتہائی نفرت اور حقارت تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھے تھے۔ مقدس غریب ضرور تھی پر اس لہجے میں تو کبھی اس نے کسی سے بات نہ کی تھی۔ پر آپا، اسے کھانا تو کھا لینے دے، آپ جانتی ہیں نا وہ ماں بننے والی ہے، اس کی بات کاٹ کر سیرش نے کہا۔ تم چپ کرو، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ شہر کی لڑکیوں کا بھروسہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس کا بچہ ہو کیا ہو، پتہ ہے ان کا نکاح بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ مقدس حیرت سے اس کا الزام سن رہی تھی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایسی گری ہوئی بات سیرش آپا کر رہی تھی۔ دکھ اور صدمے سے مقدس وہاں سے چلے گئے تھے۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کتنا ضبط کر لیا تھا پر آنسو کے ضبط ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سنی اٹھے، اس نے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اٹھایا۔ کیا مصیبت ہے، اتنی صبح مجھے نہ اٹھاؤ، تم جانتی ہو میں نہیں اٹھتا۔ وہ دوبارہ کروٹ لے کر کمل میں اپنا منہ کاٹ لیا تھا۔ بعد میں بات کریں گے، اس کی لاپرواہی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سنی نے بیزاری سے کہا، اس کے رونے سے بیزار ہو کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کہو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ابا نے مجھے ایسی باتیں کہی ہیں نا جسے کہتے ہوئے شرم آئے۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یار کھل کر کہو، آپا بھی کہہ سکتی ہے نا، تم بتاؤ تمہیں کیا کہا؟ اس کا نارمل انداز دیکھ کر حیران تھی۔ وہ جو دبے لفظوں میں اسے کہتی وہ کھل کر اس نے بتا دیا۔ اس کا رویہ دیکھ کر، یار میری بڑی بہن ہے، وہ ایسی بات کرتی ہیں جو منہ میں آتا ہے کہتی ہیں، برا نہ ماننا، اس کی عادت ہے۔ کچھ دن رہو گی نا تو عادی ہو جاؤ گی، جیسے بڑی بابی برداشت کرتی ہے نا ویسے تم بھی عادی ہو جاؤ گے۔ کسی کے کہنے سے کچھ تھوڑی ہو جاتا ہے، وہ کہتی رہے اور تم مائنڈ نہ کرو، جواب نہ دینا سامنے سے۔ وہ اتنا کہہ کر اس کا کاندھا تھپ تھپا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ ایسے ہیں تمہارے گھر والے؟ چھی، اس نے حیران لہجے میں کہا تھا۔ اس کا چھی کہنا سنی کو تپا گیا تھا۔ وہ ایک دم دوبارہ اٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ چھی کہا میرے گھر والوں کو؟ اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ میرے گھر والوں کے لیے آئندہ ایسا کہا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اسے دھکیلنے کے انداز میں بازو چھوڑا تھا۔ یہاں رہنا ہے، اپنی زبان قابو میں رکھنا، سمجھی؟ وہ دوبارہ لیٹ چکا تھا۔ اس ایک لمحے نے اسے کیا کچھ باور نہ کروایا تھا، اب اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اسے اپنا مقام اور حیثیت کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا اور وہ کتنا اسے برداشت کرنا تھا۔ جس زندگی کا اس نے تصور کیا تھا شاید اب وہ زندگی نہیں رہے تھے۔ جو باتیں وہ اپنی ماں کی کہی محبت میں سمجھ نہ پائی تھی، آج ساری باتیں اسے سمجھ میں آ رہی تھی۔ باغ کا شادی، انچاہی بہو کا کیا انجام، سب اسے نظر آ رہا تھا۔ پری آ کر خاموشی سے لیٹ کے تھی۔ آج پڑھائی کر کے تھک گئے تھے، کپڑے چینج کر کے اپنے سائے پر لیٹ کے تھی۔ پری، داراب نے اس کو پکارا۔ جی؟ پری نے اس کی طرف کروٹ لی۔ تم کون سے اسکول میں پڑھتی تھی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے کہا، آپ کو بتایا تھا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی 8 تک، پھر 9 کے ایگزامز گورنمنٹ اسکول سے کیوں دیے؟ داراب نے پوچھا۔ امی اور آپی نے کہا، پری نے آہستہ سے کہا۔ پر کیوں؟ اسے سوالیہ اسے دیکھا تھا، نظر سے نظر ملی۔ پتہ نہیں، وہ چپ ہو کر نظریں چرا گئی۔ اس نے بات بدل کر پوچھا، تمہاری کتنی سہیلیاں تھے اسکول میں؟ کون سے اسکول کا پوچھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ میں؟ وہاں میں جاتی نہیں تھی، گھر پر ہوتی تھی، اس نے جلدی بتایا۔ پھر تو ٹیوشن سینٹر جاتی ہوگی نا، کیونکہ آج کل یہی لڑکیاں کرتی ہیں۔ نہیں، امی اور آپی پڑھاتے تھے۔ اس کا لہجہ سرسری سا تھا پر پری کو اتنی سردی میں پسینے چھوٹنے لگے۔ پرائیویٹ اسکول میں کتنی سہیلیاں تھیں؟ اسے اس کا بے یقین ہونا
उसने उसका बेचैन होना महसूस किया। सारी लड़कियां मेरी दोस्त थी, जिसके सब दोस्त हों दरअसल उसका कोई दोस्त नहीं होता, जानती हो? दयाब ने गहरी बात कही थी। मैं अच्छी फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, महक थी, फिर वो भी नहीं रही। उसने हल्की आवाज में कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? अब उसने अपने लहजे में बेजारियत जाहिर की थी। प्राइवेट स्कूल क्यों छोड़ा तुमने? वो जो दूसरी तरफ मुंह करके लेट की थी। दयाब ने उसका रूह अपनी तरफ कर लिया था। उसके चेहरे के तासा देख रहा था जो अपना रोना सब कर थी। क्या हुआ है परी? मुझे सोना है प्लीज। उससे ज्यादा वो उसकी तरफ बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए चुप हो गया। ओके सो जाओ। वो जल्दी से कब्र बदल गई थी और कमर में मुंह कर गई थी। उसे कितना परेशान कर गई थी वो। उसकी मासूमियत का उसे समझ आ गया था कि वो क्यों अपनी उम्र की लड़कियों जैसी क्यों नहीं थी। दरवाजा नाक हुआ तो मुकद्दस ने दरवाजा खोला। सामने मेहरू बाबी खड़ी थी। ट्रे लिए हुए। ये लो, नाश्ता खा लो, दोपहर ताज़ा बनाया, खास तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराकर कहा था, नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। उसे फीकी हंसी से कहा था। इतना पुरहलूस अंदाज पर वो अपनी रूडनेस ना दिखा सके। देखो, यहाँ पर पहाड़ी इलाकों के लोग वैसी सा तबीयत रखते हैं, पहाड़ों जैसी। तुम्हारे ना खाने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया डीठू की है, याद रखना। अपने बच्चे का सोचो। मेहरू ने रसानिया से कहा था। जानती हूँ, पर मैं आदि नहीं। उसने दुख से कहा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुकद्दस ने कहा, फिलहाल खाना खाओ, हिम्मत आएगी तो ही सही से सोचोगी ना। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मुकद्दस से, पर कह ना सकी। सही कह रही हैं आबा, मैं चलती हूँ, फिलहाल मुझे इजाजत नहीं है तुमसे बात करने की। तुम अंदर जाकर खाओ, ठीक है? वो ट्रे लेकर रूम में चले गए। यार, आप गुस्सा छोड़ दो। सनी ने मुकद्दस को मनाने की कोशिश की, जो काफी देर से नाराज बैठी थी। शायद मुझे आपकी बहन की बातों का इतना अफसोस नहीं है जितना आपकी बातों का अफसोस हो रहा है। आप बदल रहे हैं। मुकद्दस के दिल में भी अभी भी उम्मीद थी सनी अपनी गलती तस्लीम करेगा, पर उसे क्या पता था मर्द कभी अपनी गलती हकीकत में तस्लीम ही करता नहीं है। यार, तुम खुद सोचो, आपा इतनी बढ़िया, मैं कैसे उसे कुछ कह सकता हूँ? और ऊपर से हालात में बता चुका हूँ कि आपा की रुखसती नहीं हुई, निकाह हुआ है। हम दोनों भाइयों ने शादी तक कर ली, तो सीधी सी बात है, उनका कुछ गुस्सा तो बनता है ना। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? देख लो मेरी बेबी को, वो तो हर बात उनकी मानती है। वो उसका हाथ पकड़ चुका था, अब उसका हाथ हल्के हल्के दबा रहा था। वो उसे वो समझा रहा था। मैं तो मजाक में भाभी से कहता हूँ कि मुझे तो अम्मान उसकी सास नहीं बल्कि आपा उनकी सास लगती है। अब बात को सुन्नी ने कुछ मजाहिया रंग दे दिया था। वो अपना हाथ उसके हाथ से निकाल चुकी थी और कहा, यानी आपा ने सही कहा मेरे बारे में? उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा था। अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर उनकी सोच वक्त के साथ बदलेगी। सनी ने उसे यकीन दहाई करवाई। आहर आप मुझसे चाहते क्या है? उसे थक कर कहा। वो दिल ही दिल में तस्लीम कर चुकी थी कि वो गलत थी। उसकी माँ की कही हर बात सच साबित हो रही। मर्द महबूब तो बेहतरीन हो सकता है, पर शोर के रूप में कभी भी नहीं। समझौता कर लो हालात से। सनी ने ठोस लहजे में कहा, कतई नहीं, मुझे वापस जाना है शहर। मैं यहाँ और यहाँ के माहौल में नहीं रह सकती। मुकद्दस का लहजा दो टोक था। सनी उससे पहले कुछ कहता दरवाजे पर नाक हुआ। कौन? मुलाजमा ने थोड़ा दरवाजा खोलकर कहा, छोटे साहब, आपको आगा जान बुला रहे हैं और बीबी जी को भी। ठीक है, हम आते हैं। सनी के इतने कहने पर मुलाजमा वापस चली गई थी। उठो चलो। सनी ने उसका हाथ पकड़कर उठाया था। मुझे नहीं जाना, तुम्हें जो सुनना हो सुनकर आ जाओ और मुझे बता देना। वह सहूलियत से उसके हाथ से अपना हाथ छोड़कर छुड़वा चुके थे। मुकद्दस, बदतमीजी ना करो, चलो। आपके बाद सनी का लहजा रुखा हुआ था। उसने तेज आवाज में कहा, बाबा जान ने तुम्हें भी बुलाया और हमें साथ चलना पड़ेगा। और वहां जाकर तुम मुझे सनी नहीं कहोगे और कोशिश करना कि मुझे मुहातब भी ना करना। आप मुझे हुक्म कर रही हैं? उसने सवालिया पूछा। हाँ, ये मेरा हुक्म है। अब चलो और दुपट्टा सापा लेना, जरा सा भी सिरकना नहीं चाहिए। वो हैरत से उसका यही अंदाज देख रही थी। हाय, सदा की खुशगमानी औरत के अंदर रही है जो अब बदगमानी में बदलने लगे थे। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर थे और हाथ में आ गए थे। हाथ में सब लोग जमा करके, और मुकद्दस को ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कोई मुजरम हो और उनको उनके किसी कटहरे में खड़ा कर दिया गया हो। अस्सलाम वालेकुम, मुकद्दस ने कहा, जिसका जवाब आका जी ने दिया, वालेकुम सलाम। सब खामोश थे और नजर दोनों पर थी। उन्होंने गला खनखाते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ पर रह सकती हो, पर यहाँ के तौर तरीकों से। मेरोज खान, जो कि परेशान थे, अब कुछ रिलैक्स महसूस कर रहा था। और अपनी बीवी को यहाँ के तरीके सिखा देना। अपना शहरीपन वहीं पर छोड़ और यहाँ के हिसाब से रहे। जी बाबा जान। मेरोज खान ने कहा। वो बाप के गले लग गया था। एक दफा भी उसके सर पर बाबा जान ने हाथ न रखा था। मुकद्दस खामोश तमाशा ही थी।
वो चुपचाप सब देख रही थी। कोई उसकी तरफ मतवजो न था, ना किसी ने उसकी तरफ ध्यान दिया, ना जरूरी समझा। महरोज वहां पर मौजूद ना थी। वो किचन में काम करती, उसे किसी ने बुलाने की जरूरत न समझे। मुकद्दस ने कमरे में आते ही सनी का इंतजार करना शुरू कर दिया था। उसे किसी वक्त नींद आई पता ही ना चला। नींद से उठने के बाद उसने महसूस किया शायद सनी कमरे में आया भी ना था, क्योंकि उसे ऐसे कुछ भी आसान ना लगे। वो कमरे से बाहर निकली। नींद करने के बाद आपा और बीबी जान हाल में बैठे थे। अमान देख ले, मेहरानी अब निकली है कमरे से दिन की गई हुई। यहाँ नौकर बैठे हैं ना उसके बाप के काम करने के लिए। आपा ने कड़वे कुसीले लहजे में कहा था, उसे समझा दे यहाँ पर बहुएं काम करती हैं, मुलाजमीन नहीं। आपा तो अपनी माँ को बोलने का मौका कम ही देती थी। मुकद्दस वापस सीढ़ियाँ चढ़ गई थी बगैर कुछ के। उसने जाते हुए भी आपा की बात सुनी जो अपनी माँ से कही जा रही थी। देख ले नवाबजादी के तेवर, फिर भी किसी काम का ना पूछ करने के लिए ऊपर जा रही है। आगे भी काफी कुछ कहती रही पर मुकद्दस ना सुन सकी, क्योंकि वो कमरे तक पहुंच गई थी। अब उसकी आवाजें भी मदम हो गई थी। अम्मा जान ने कहा अम्मा जान ने क्या कहा वो सुन ना सकी, या उन्होंने कुछ कहा ही ना हो अपनी बेटी को। मुकद्दस को फजूल लगा था उनके मुंह लगाना, इसलिए वापस कमरे में चले गई और सन्नी का इंतजार करने लगे।